लोगों को ये भ्रांति है कि अगर पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो पीसीओडी केसेस में मैं यही कहूँगी कि 80% केसेस में माइल्ड ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो जाती है, पर अगर नहीं हो रही है तो टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए और 20% वाला जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसमें जाना चाहिए। एग काउंट अगर कम होगा तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ही चैलेंजिंग ट्रीटमेंट रहता है, खासकर अगर हमें प्रेगनेंसी करना है। तो अगर किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब फैमिली में कोई डिजीज रन कर रहा है, तो आईवीएफ और पीजीटी के द्वारा हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनको एक हेल्दी बेबी मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब वो ये स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ये सब लेते हैं तो जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लो हो जाता है। अगर यूट्रस का साइज अल्ट्रासाउंड में 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो डेफिनेटली वो छोटा है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं द भावना शो और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भावना सिंगला जी। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम है। नमस्ते मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम, हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं जो लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। मैम, हमने अभी तक आपके साथ आईवीएफ को लेके पॉडकास्ट किया है और पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपने हमें दिए हैं। आज थोड़ा सा इनफर्टिलिटी को लेकर, क्योंकि हम आपके साथ पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन और बारीकी से उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। इनफर्टिलिटी और पीसीओडी के कनेक्शन को अगर बिठाया जाए तो कहा जाता है कि इसके ज़रिए बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि अक्सर देखने के लिए मिलती है, यानी कि पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो किस तरीके की समस्याएं होती है और इसका समाधान क्या होता है? देखिए, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो पीसीओडी है उसमें जो है अंडा जो है वो ठीक से बनता नहीं है, छोटा रहता है, इमेच्योर रहता है और अगर उसका साइज बढ़ भी जाए तो वो अपने अंडेदानी से यानी कि ओवरी से बाहर नहीं निकलता है। तो इसी कारण से इसमें इनफर्टिलिटी होती है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं मैसेज पहले देना चाहूँगी कि लोगों को ये भ्रांति है कि अगर पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसमें बिल्कुल ही ये गलत है ये भ्रांति। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट क्या देना है वो हमें डिसाइड करना है। जैसे कि 80% लोगों में नेचुरली या फिर बहुत ही बेसिक दवाइयों के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है, पर 20% लोगों में कभी कभी हमें एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। मैं आपको अभी कुछ केसेस बताऊंगी, उसके द्वारा आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास एक कपल आया था, 5 इयर्स की इनफर्टिलिटी थी, पहले से अपना ट्रीटमेंट कहीं और करा रहे थे। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि उनके पीरियड बहुत इर्रेगुलर हैं और वही प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो मैंने जब उनके पुराने पर्चे देखे तो उसमें उसको पिछले 3 साल से पीरियड को रेगुलर करने की दवाइयाँ दी जा रही थी और जो वो दवाइयाँ थी वो हार्मोनल दवाइयाँ थी, को हम बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं, जैसे गर्भ निरोधक दवाइयाँ। उससे पीरियड तो डेफिनेटली रेगुलर हो जाता, पर अगर वो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं तो प्रेगनेंसी तो कभी हो नहीं सकती थी। तो उसको वो राइट ट्रीटमेंट ही नहीं मिला था। हमारे पास आए तो मैंने सबसे पहले उसको यही समझाया, अगर हमें प्रेगनेंसी करनी है तो हम ये वाले मेडिसिन हार्मोन्स के इस तरह के नहीं देंगे। हम आपको जो मेडिसिन देंगे जिससे ओवरी के अंदर अंडा बने और उसको अंडा जो है ओवरी में से निकल जाए, उसके लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शन दिए जाएंगे। इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। और उसके साथ साथ हम उसको अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं। तो इस पेशेंट में हमने उसके पीरियड के सेकेंड डे से कुछ दवाइयाँ शुरू की। इसमें हमने अल्ट्रासाउंड चेक करना शुरू किया और उसमें देखा कि उसका ओवरी में जो फॉलिकल का साइज़ है, जिसे हम अंडे का साइज़ बोलते हैं, जब हमें लगा कि 18 मिलीमीटर से ऊपर हो गया तो हमने एक स्पेशल इंजेक्शन दिया जिससे कि ओव्यूलेशन हो सके, यानी कि अंडेदानी में से अंडा बाहर निकले और वो फैलोपियन ट्यूब तक जाए। उसके बाद उनको कुछ मैंने डेट्स बताई कि उन डेट्स में उनको हस्बैंड के साथ आपस में संबंध बनाना है। 5-6 दिन के बाद मैंने उसे दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया, जिसमें ये देखा कि ओवरी के अंदर जो है अंडा जो है उसमें से निकल गया या नहीं निकला है। डेफिनेटली उसमें से अंडा निकल गया था। तो उसके बाद कुछ सपोर्ट मेडिसिन दी और उसके बाद उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया 15 दिन के बाद, पर अनफॉर्चुनेटली पहले साइकिल में वो नेगेटिव आया। पर सेम प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया, पीरियड के दूसरे दिन से दवाई शुरू की, फिर 9वें दिन से अल्ट्रासाउंड शुरू किया
और फिर जब अंडे का साइज अच्छा हो गया तो एग रप्चर का इंजेक्शन दिया और फिर वही डेट्स बताया। इस बारी सेकेंड साइकिल में ही उसका जो है पीरियड मिस हुआ और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और अब उसके पास एक 2 साल की एक अच्छी सी प्यारी सी बेटी है। तो इस तरह से देखिए, अभी तक जो उसने पहले ट्रीटमेंट लिया था वो सिर्फ पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए लिया, जो कि एक हार्मोनल ट्रीटमेंट था और बहुत सारे हार्मोन लेने से एक्चुअली खुद के शरीर भी खराब होता है, आगे कैंसर जैसे रिस्क भी बढ़ते हैं। तो जैसे ही उसको एक राइट ट्रीटमेंट मिला जो कि ओव्यूलेशन करने वाली दवाइयाँ, तो उसका प्रेगनेंसी सेकेंड साइकिल में ही हो गया। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं कई बार पीसीओडी के केसेस में आती हैं, वो एक पुराना जो ट्रीटमेंट पर्चा लेकर आते हैं उसमें राइट ट्रीटमेंट नहीं मिला होता। ऐसे एक और केस था हमारा, उसमें जो है पेशेंट ने पहले से ही बहुत सारे ट्रीटमेंट तकरीबन मेरे ख्याल से 9 या 10 साइकिल्स के ऐसे दवाइयों के ले रखे थे। इनफैक्ट उसमें कुछ स्पेशल बड़े-बड़े हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लिए थे अंडा बनाने के लिए। पर जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे यही बोला कि मैं जब भी ये ट्रीटमेंट लेती थी तो मेरा अंडा फूटता ही नहीं था। अंडा बनता था बट अंडा रप्चर नहीं होता था। तो अगर वो अंडा ओवरी में से नहीं निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो उसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो उस केस में मैंने उसको यही बोला कि अगर इतनी बारी उसने ये ट्रीटमेंट लिया और मैंने वो पर्चे भी देखे, उसमें तरीका वो सही था उसमें, पर इतनी बारी करने पे भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता है कि ये जो पीसीओडी वाली ओवरीज हैं ये रेजिस्टेंट ओवरीज हैं, यानी इनके ऊपर दवाइयों का या माइल्ड इंजेक्शन डोजेस का फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओवरीज उससे रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो उस केस में मैंने उसको डायरेक्टली आईवीएफ का एडवाइस दिया। आईवीएफ में हमें तकरीबन 10 से 12 दिन हमें इंजेक्शंस देना पड़ता है। इसमें डोजेज थोड़ी ज़्यादा होती है और डेली लगते हैं। तो जो अंडे हैं वो एक साथ बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तभी वो नेचुरली आईयूआई प्रेगनेंसी के लिए नहीं जा सकते। क्योंकि अगर इसमें अंडे तकरीबन 10 से 12 या 15 तक बन जाएंगे और वो नेचुरल के लिए जाएंगे तो उनके पेट में पानी भर जाएगा, बहुत दर्द होगा और उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी रिस्क और एक तरह से उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो आईवीएफ में हमारे पास कुछ स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं कि एक तो अंडा बढ़ाने के इंजेक्शंस होते हैं और एक अंडे का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के भी इंजेक्शंस होते हैं, ताकि वो अपने आप रप्चर ना हो जाए या अपने आप ओवरी से बाहर ना आ जाए। तो इस तरह के इंजेक्शंस देने से जब हम आईवीएफ में एग्स को खुद बाहर निकालते हैं तो हम उसका कंट्रोल तरीके से ये स्टिमुलेशन करके ग्रोथ करके एग्स बाहर निकाल लेते हैं। और वही इस केस में भी किया हमने। जिस दिन एग पिकअप था उस दिन हस्बैंड ने सीमेन सैंपल दिया, फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बने, तकरीबन उनके 7 या 8 अच्छे एम्ब्रियोज बने थे। पर पीसीओडी में ये ध्यान रखना है कि सेम साइकिल में एम्ब्रियो को वापस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओवरीज का साइज बहुत बढ़ जाता है। तो अब एक साइकिल का हमने उसको रेस्ट दिया कि ओवरीज जो है वो नॉर्मल आ जाए। फिर अगले साइकिल में सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग मतलब बच्चेदानी को तैयार करके फिर एम्ब्रियो फ्रोजन वाला उसके यूट्रस में डाला और फाइनली उसका पहले ही साइकिल में ट्विन प्रेगनेंसी आई और अब उसके 2 ट्विंस बेबी हैं। तो आईवीएफ में क्या है, ये डिसाइड करना है कि हमें कब तक मेडिकल ट्रीटमेंट करना है या माइल्डर ट्रीटमेंट रखना है और कब उसे एडवांस ट्रीटमेंट तक लेके जाना है। तो पीसीओडी केसेस में मैं यही कहूँगी कि 80% केसेस में माइल्ड ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो जाती है, पर अगर नहीं हो रही है तो टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए और 20% वाला जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसमें जाना चाहिए। अभी आपने पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का रिलेशन क्या है आपस में और क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट होती है वो बताया। थोड़ा सा आप ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ ढंग से रिलेशन नहीं बना पाते हैं, संबंध नहीं बना पाते हैं, तो भी क्या महिला को गर्भ धारण करने में समस्या आएगी? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें जो कपल्स हैं वो खुलकर ना अपनी फैमिली से बात कर पाते हैं, ना वो डॉक्टर से बात करते हैं। इस कंडीशन को हम लोग नॉन कंजुमेशन ऑफ मैरिज कहते हैं, जिसमें मैरिज के बाद वो आपस में संबंध ही नहीं बना पाते। जो फीमेल्स में कई बार ये जो प्रॉब्लम होती है उसको हम वेजिनिस्मस का कंडीशन कहते हैं, जिसमें जो संबंध बनाने में उसको डिफ़िकल्टी होती है या कई बार हस्बैंड को भी संबंध बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। पर जैसे 2 या 3 साल निकल जाते हैं जब वो हमारे पास आते हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है वो यंग कपल्स ही होते हैं तो हम सीधा उसमें बोलें कि आईवीएफ के लिए जाना है, ये ज़रूरी नहीं होता है।
तो अगर उनमें अंडा सही बन रहा है, ट्यूब्स ठीक से खुली हैं, सीमेन पैरामीटर्स हस्बैंड के ठीक हैं, तो वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। पर जो ये नेचुरल कंसेप्शन है, इसमें थोड़ा सा असिस्टेंस का ज़रूरत होता है, जिसे हम AI कहते हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस केस में हम हस्बैंड को एक बहुत ही बेसिक होम प्रोसीजर सिखाते हैं, जो कि वो खुद घर पे करते हैं। जैसे नेचुरल कांटेक्ट करते हैं, उसकी जगह ये बेसिक प्रोसीजर के साथ, AI किट्स के साथ घर पे फर्टाइल डेट्स में, जब मतलब अंडा बाहर निकलता है, उस टाइम पे आपस में रिलेशन ना रखते हुए भी AI प्रोसीजर से सीमेन को वजाइना में डालते हैं, और इसमें आगे जाकर प्रेगनेंसी होना संभव होता है। खासकर जिनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, उनमें 70 to 80% लोगों में 3 से 6 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। हमारे पास भी एक कपल आया था, बहुत ही यंग कपल था, वाइफ की एज 25 ईयर्स, हस्बैंड रफली आई थिंक 28 ईयर्स का था। जब वो आए तो उन्होंने बस मुझसे पहले यही डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मैंने भी उसके बेसिक टेस्ट करने के लिए बताया कि मुझे ये आपके टेस्ट कराने हैं। देन मैंने उसको, ऑब्वियसली जब कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं तो हम साथ में अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, और नॉर्मली जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसे हम TVS कहते हैं, इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो जब मैं उसको अल्ट्रासाउंड रूम में लेके गई, तो वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया तो इमिजिएटली उसने मुझे बोला कि वो ये इंटरनल अल्ट्रासाउंड करा ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कभी भी रिलेशन में ही नहीं रहे। ये चीज़ उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, बाद में बताया। तो उसका बाद में मैंने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा लिया, जिससे मुझे पता चल गया कि ओवरीज सही हैं, बच्चेदानी सही है, और बाकी पैरामीटर्स भी ठीक हैं। पर इस केस में फिर हमने AI टेक्निक उसके हस्बैंड को समझाया, कुछ एग्स बनने की दवाई दी, फर्टाइल डेट्स जिस टाइम पे अंडा निकलता है ओवरी से, उस टाइम पे मैंने कुछ डेट्स बताई, और तकरीबन आई थिंक तीसरे साइकिल में उसको प्रेगनेंसी हो गई, और अब लकीली उसकी अच्छे से प्रेगनेंसी चल रही है, और आई थिंक अब उसका 8th मंथ है, थोड़े टाइम में उसकी डिलीवरी होने वाली है। आपसे जब IVF को लेकर हमने पॉडकास्ट किया था, तो एग और स्पर्म दोनों को लेकर आपने काफ़ी सारे मिथ जो है वो दूर किए थे। तो ऐसे में मैं समझना चाह रही हूँ कि अगर महिलाओं में एग काउंट कम है तो क्या वो इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है, और अगर इनफर्टिलिटी को रोकना है और गर्भधारण किसी महिला को करना है एग काउंट कम कंडीशन में भी, तो कैसे पॉसिबल है? तो जैसे आपने कहा कि एग काउंट अगर कम होगा तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ही चैलेंजिंग ट्रीटमेंट रहता है, खासकर अगर हमें प्रेगनेंसी करना है। इसमें जो IVF ट्रीटमेंट भी जो रहता है वो भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो अगर एग काउंट कम है, तो अगर और इनकी एज 30 साल से नीचे है, तो उन्हें अपना बेबी जल्दी से जल्दी प्लान करना चाहिए, और 3 या 6 महीने में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो IVF ट्रीटमेंट पे चले जाना चाहिए। और अगर एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली IVF ट्रीटमेंट उन केसेस में बेटर रहता है। हमारे पास एक केस आया, उसमें वाइफ की जो एज थी वो 36 ईयर्स थी, और उनका जो AMH जो कि एग रिजर्व के बारे में बताता है वो 0.6 था, जो नॉर्मली 2 या 2 से ऊपर होता है। तो उनका अंडा जो है डेफिनेटली उसका क्वालिटी भी लो लग रहा था, नंबर भी लो था। तकरीबन जो नेचुरल केसेस में 8 से 10 अंडे एक बार में बनते हैं, उनके में वो चीज़ 2 या 3 थी, जिसे हम AFC कहते हैं। तो उन केसेस में जैसे अंडा जब कम होता है तो हमने उसकी काउंसलिंग की एम्ब्रियो पूलिंग के लिए। एम्ब्रियो पूलिंग में हम 2 या 3 बारी IVF के इंजेक्शंस को रिपीट करते हैं, दैट मीन 2 या 3 साइकिल्स में IVF के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। एम्ब्रियोज को कलेक्ट कर कर जो बेस्ट एम्ब्रियोज होते हैं उसे 3rd या 4th साइकिल में डाला जाता है। तो इस केस में भी पेशेंट का फर्स्ट साइकिल स्टार्ट किया गया, 9 to 10 डेज इंजेक्शंस दिए गए, फिर एग पिकअप हुआ, उस दिन स्पर्म लेकर एम्ब्रियो बनाया गया, और उस दिन उसका एक ही एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का बना, और उस एम्ब्रियो को हमने Day 3 स्टेजिंग पे, क्लीवेज स्टेज पर फ्रीज कर दिया। फिर हमने उसका सेकेंड साइकिल स्टार्ट किया, पर इस बार थोड़ा सा इंजेक्शंस डिफरेंट रखे, क्योंकि पहले साइकिल में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। और फिर उस सेम चीज़ की एग पिकअप किया गया, एम्ब्रियो बनाए गए, और इस बार उसके 2 अच्छे ग्रेड A एम्ब्रियोज हमें मिले, जो कि हमने उसे तीसरे दिन पर फिर से फ्रीज कर दिया। अब हमारे पास 3 अच्छे एम्ब्रियोज थे, तो इसलिए हमने नेक्स्ट साइकिल में उसकी सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग को तैयार किया और उन एम्ब्रियोज को यूट्रस में ट्रांसफ़र किया, और उसके जो है पहली ही बार में एक बहुत ही अच्छा प्रेगनेंसी लेवल
जो बीटा एचसीजी का लेवल आया तकरीबन 1000 आया, और लकीली उसके ट्विन प्रेगनेंसी हुई और अब उसके पास जो ट्विंस 2 बेबी गर्ल्स हैं। मैम कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जो पहले से चलती आ रही है वंशानुगत उनके परिवार से ही, तो उनके मतलब फैमिली ट्रीज में ही ऐसा कुछ होता है कि महिलाओं के जो है गर्भपात बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो ऐसे में उनका ट्रीटमेंट क्या है और क्या वो दोबारा से आसानी से कंसीव कर सकती है? देखिए, अगर उनका जेनेटिक रीज़न है, यानी कि उनके कुछ जेनेटिक जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में जब भी वो कंसीव करेंगी तो मिसकैरेज होने का चांस रहता है। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ का बहुत ही बड़ा रोल है, और आईवीएफ के साथ भी एक पीजीटीए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी करके एक टेस्ट होता है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। ऐसे केसेस में आईवीएफ शुरू करने से पहले, जैसे अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो अगर उनके मिसकैरेजेस होते हैं तो हम बहुत सारे उनके कुछ टेस्ट कराते हैं। तो उसमें एक टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्ट, जिसमें वाइफ का भी किया जाता है और हस्बैंड का भी किया जाता है। हमारे पास एक केस आया भी था, उसमें उसके नेचुरली 4 प्रेगनेंसी लॉसेस हुए थे। जैसे उसका प्रेगनेंसी होता था, बीटा एचसीजी अच्छा आता था, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता था, पर अल्ट्रासाउंड जब भी होता था तो हार्ट बीट नहीं आती थी। तो ऐसा उसके साथ 4 बार हुआ। जब वो पेशेंट हमारे पास आए तो सबसे पहले हमने उसके ये मिसकैरेज से रिलेटेड बहुत सारे जो टेस्ट पैनल्स होते हैं वो हमने कराए। तो उसमें से जो मोस्ट ऑफ द पैनल रिपोर्ट्स थी वो ठीक थी, सिर्फ एक ही रिपोर्ट थी जो कि वाइफ की जेनेटिक रिपोर्ट थी। उसके क्रोमोसोम में एक प्रॉब्लम थी जिसको हम रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है। उसमें क्या होता है कि जब भी प्रेगनेंसी होएगी तो जैसे हम कहते हैं कि 50% मटेरियल वाइफ से आता है, 50% हस्बैंड से आता है, तो जो बेबी बनता था उसमें वो एबनॉर्मलिटी आ जाती थी, तो इसीलिए मिसकैरेज हो जाता था। तो इस केस में हमने उसको आईवीएफ और पीजीटीए के बारे में बताया। तो इसका सबसे पहले आईवीएफ का नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट किया, 10 से 12 दिन इंजेक्शन दिए गए। उसके बाद जिस दिन एग्स निकाले गए उस दिन हस्बैंड का स्पर्म लिया गया और एम्ब्रियो बनाया गया। उसमें उसके लगभग 8 एम्ब्रियो बने थे तीसरे दिन पे। उन एम्ब्रियोज को हम और एडवांस स्टेज पे लेके जाते हैं, जिसको हम डे 5 एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और उस दिन उसके 5 एम्ब्रियोज बने। उन 5 एम्ब्रियोज में से देन एम्ब्रियो की बायोप्सी ली गई। हर एक एम्ब्रियो की अलग, पहले उसको लेबल किया जाता है, जैसे ABCDE कह सकते हैं, और हर एम्ब्रियो में से कुछ सेल बाहर निकाले जाते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको हम पीजीटीए कहते हैं। तो जिस तरह से हमने पेरेंट्स का कैरियोटाइप किया, इस तरह से एम्ब्रियो का भी एक ये तरह का कैरियोटाइप है। ये 5 एम्ब्रियोज को बायोप्सी लेने के बाद फ्रीज कर दिया गया अलग अलग ट्यूब्स के अंदर। उसकी जो रिपोर्ट आई वो 10 दिन के बाद आई। जब रिपोर्ट आई तो उसमें से 3 एम्ब्रियोज में वही प्रॉब्लम थी, रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन वाली, पर 2 एम्ब्रियोज थे जिनकी जो क्वालिटी थी बिल्कुल अच्छी थी और वो बिल्कुल डिजीज़ फ्री थे, मतलब उसके अंदर वो वाले जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले क्रोमोसोम्स नहीं गए थे। नेक्स्ट साइकिल में हमने उनका यूट्रस रेडी किया। जब यूट्रस की लाइनिंग रेडी हो गई तो वही जो हेल्दी एम्ब्रियोज थे, हमने एक ही एम्ब्रियो उसका ट्रांसफ़र किया यूट्रस के अंदर, और इमीडिएटली जैसे ही 10 दिन के बाद उसने बीटा एचसीजी किया तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। 10 दिन के बाद उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया और उसमें एक अच्छा वैल्यू आया बीटा एचसीजी का, और 2 हफ्ते के बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें हार्ट बीट आ गया। और जैसे कि पहले के प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं आता था, बट इस बार उसका हार्ट बीट जैसे टाइमली जैसे था वो आ गया, और अब उसके 7 मंथ्स की एक हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है। तो अगर किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब फैमिली में कोई डिजीज़ रन कर रहा है, तो आईवीएफ और पीजीटी के द्वारा हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनको एक हेल्दी बेबी मिल सकता है। चलिए, मतलब आईवीएफ रामबाण बन सकता है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो आपके ज़रिए काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी भी और जानी भी है। हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी को काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। थिन एंडोमेट्रियम क्या होता है और क्या इसके कारण गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है? आपने जैसे पूछा थिन एंडोमेट्रियम का मतलब है कि जो यूट्रस की जो परत होती है, जहाँ पर एम्ब्रियो भ्रूण चिपकता है, अगर वो परत 7 मिलीमीटर से नीचे है अल्ट्रासाउंड में, तो वहाँ पर भ्रूण नहीं चिपक पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी।
और अगर वो 7 मिलीमीटर से ऊपर है तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। तो पर पेशेंट को ऐसे नहीं पता होता कि उसका थिन एंडोमेट्रियम का केस है। वो जब हमारे पास आएंगे, हम जब एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं या आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में अंडे के साथ साथ यूट्रस की लाइनिंग देखी जाती है। और अगर हम देख रहे हैं कि हम बेसिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं पर फिर भी यूट्रस की परत 7 मिलीमीटर से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है, तो हम उसे थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, इसका कारण जानना। जब हमें थिन एंडोमेट्रियम के लिए बारे में पता चलता है, तो इसमें सबसे ज़रूरी है पहले उसका कारण जानना। जो लाइनिंग है, वो जो उसकी जो परत है, जो यूट्रस की परत है, उसको बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा हार्मोन का रोल है, जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि हमारी ओवरी में से बाहर निकलता है। अगर वो ईस्ट्रोजन कम बने, यानी अगर वो हार्मोन ही नहीं होगा, तो वो परत नहीं बनेगी। या फिर कई बार ईस्ट्रोजन बॉडी में होता भी है या हम बाहर से देते हैं, पर जो बच्चेदानी है वो उसके ऊपर उसका असर ही नहीं हो पाता है। या फिर कई बार इंडिया में जैसे टीबी बहुत कॉमन है, उन केसेस में भी परत जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ती है। इसमें यूट्रस में भी टीबी हो सकती है, जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, बट हाँ उसकी परत अच्छी नहीं बनती है। एक जो और बहुत बड़ा कारण है, जिसे हम कहते हैं एडहीजन्स, यानी कि जो यूट्रस की जो 2 लेयर है वो आपस में चिपक जाती हैं। जैसे कई बारी कोई किसी की सफाई की जा रही है, जिसे हम डीएनसी बोलते हैं, या बच्चा खराब होने पे, या अदरवाइज भी पीरियड ठीक नहीं आ रहा, या कई बारी प्रेगनेंसी नहीं होती तो डीएनसी कर देते हैं लोग। पर उससे क्या होता है, ज़्यादा जोर से या ज़्यादा यूट्रस की क्लीनिंग कर देते हैं, तो जो यूट्रस की जो 2 परत है वो चिपक जाती है। तो ऐसे केसेस में कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, उसमें हमें सर्जरी से, हिस्ट्रोस्कोपी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कैमरा डाल के पहले उस जो चिपकाहट है, उस चिपकने वाली चीज़ को पहले दूर करना होता है, और फिर उसके बाद उसमें बहुत ही सुंदर परत बनने लगती है और प्रेगनेंसी होने लगती है। अगर वही टीबी का इन्फेक्शन लग रहा है, तो पहले टीबी की दवाई दी जाती है 6 महीने की, और फिर प्रेगनेंसी के लिए उसे लिया जाता है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी परत बनने लगती है। पर कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं जिसमें हम बहुत सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर फिर भी परत नहीं बनती, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स किए जाते हैं। एक होता है पीआरपी, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। हमारे ही ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं, उसे यूट्रस की परत में डाला जाता है, जिससे लाइनिंग थोड़ी बढ़ जाती है। और एक और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। वो हमारे कुछ स्पेशल सेल्स हैं कि उसको हम जहाँ डालते हैं वो उसी की तरह काम करने लगते हैं। पर ये सारी चीज़ें अभी भी वर्ल्ड वाइड इसमें स्टडीज़ चल रही हैं, और इसमें जो है अभी हम पूरी जानकारी नहीं बोल सकते कि इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा, पर हाँ इसके ऊपर भी अभी बहुत सारे काम चल रहा है। तो थिन एंडोमेट्रियम के केसेस में मैं यही कहूँगी, अगर हमें उसका कारण पता चल रहा है और हम उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, तो प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है, कई बार नेचुरली, और कभी कभी हमें आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी करनी पड़ती है। क्योंकि हम कंटिन्यू भी प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, कंसीविंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल जहन में आ रहा है कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है। इसको लेके तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुकी है और बता भी चुकी कि कितने % है इंडिया में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा कारण होता है जिस वजह से महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो ऐसे में इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसमें जो है जैसे पहले भी डिस्कस किया कि जो हम एक सीमेन एनालिसिस कराते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि सीमेन में जो स्पर्म है उसका क्या काउंट है, उसमें उसकी मोटिलिटी कि वो कितने अच्छे से मूव करके ऊपर जा सकते हैं, वो देखा जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है शेप एंड साइज़। उससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पर्म का डीएनए है वो डैमेज तो नहीं हो गया है। ये देखकर हम डिसाइड कर दें कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसमें मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक हमारे पास यंग कपल ही आए, और वही शादी को अभी 2 ही साल हुए थे उनके। तो उन्होंने जैसे बताया कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मैंने बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो बेसिक में सबसे पहले हमें वर्कअप करना है। वर्कअप मतलब कि पहले हमें कारण जानना है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। तो वाइफ के कुछ टेस्ट कराए, जिसमें एग्स का काउंट देखा गया, अल्ट्रासाउंड किया गया, और हस्बैंड का सीमेन टेस्ट किया गया। तो जो वाइफ की जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब जब हस्बैंड का सीमेन टेस्ट कराया, तो उसमें जो स्पर्म टेस्ट में जो काउंट आया स्पर्म का, वो तकरीबन 1 मिलियन से कम आया।
ज़्यादातर ये जो है 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। और साथ में जो सबसे ज़रूरी था, जो शेप एंड साइज़ हम बोलते हैं कि 4% से ऊपर अच्छी होनी चाहिए, वो 1% से भी बहुत कम थी। अब हस्बैंड से फिर मैंने आगे बेसिक हिस्ट्री पूछा कि वो कुछ जैसे आजकल नशीले पदार्थ लेते हैं लोग, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो नहीं करते थे। और उनका जॉब प्रोफाइल भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा जो बिज़ी शेड्यूल या स्ट्रेसफुल था। पर फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या वो जिम जाते हैं? तो उन्होंने कहा जाते हैं। वहाँ पर इंजेक्शंस लिए कभी उन्होंने, स्टेरॉइड्स वगैरह, तो वो उन्होंने वहाँ इंजेक्शंस लिया, तकरीबन 1 साल लिया उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब वो ये स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ये सब लेते हैं, तो जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लो हो जाता है। और अब उस रीज़न से उनको आईवीएफ के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो काउंट को हम बढ़ा नहीं सकते, वो एक तरह से डैमेज हो जाते हैं एम्ब्रियो, जो स्पर्म्स हैं वो डैमेज हो गए, और आईवीएफ प्रेगनेंसी ही इसमें पॉसिबल है। आईवीएफ में भी एक एडवांस टेक्निक है इक्सी, मैंने इसके लिए भी पहले बात किया है कि हम एग्स को लेते हैं जब इंजेक्शंस देने के बाद, और इक्सी टेक्निक यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे कहते हैं, ICSI, जिसको लेकर आपने बताया। बिल्कुल, वो टेक्निक से हमने उसके आई थिंक 10 एग्स मिले थे, तो वो जितने स्पर्म सीमेन एनालिसिस से हमने निकाला, 10 अच्छे स्पर्म्स को पिक किया गया और एक-एक एग के अंदर उस स्पर्म को डाला गया। तकरीबन आई थिंक 6 एम्ब्रियोज उसके बने, जिसमें से हमने 2 ब्लास्टोसिस्ट बनाकर, मतलब कि 5वें दिन के एम्ब्रियो वाइफ में डाले, और उसका प्रेगनेंसी पहली बार में नेगेटिव आया। फिर हमने उसका दोबारा, क्योंकि हमारे पास एम्ब्रियोज फ्रोजन थे उसके, हमने सेकेंड ट्रायल किया। सेकेंड ट्रायल में उसका लाइनिंग तैयार किया, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देकर अगेन 2 एम्ब्रियोज हमने डाले वही 5वें दिन के, और सेकेंड टाइम पे उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, और अब उसके पास एक बेबी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल जो ये सारा लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई हैं, सो वो एक रीज़न था, कोई और रीज़न ही नहीं था कि उसने वहाँ जिम में जाके इंजेक्शंस लिए, उसके कारण ये सारे उनको प्रॉब्लम्स आए। मतलब आपका लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा कारण बन गया आपके लिए, मेल इनफर्टिलिटी जिसे कहा गया। अच्छा मैम, एक बात जाननी है कि यूट्रस अगर छोटा हो, और खासकर महिलाओं को, क्योंकि हर महिला माँ बनना चाहती है, अगर लेकिन यूट्रस छोटा है तो ऐसे में क्या करें? देखो, छोटा यूट्रस का सबसे पहले एक डेफिनेशन समझना पड़ेगा। ज़्यादातर जो हम यूट्रस का साइज़ कहते हैं, अगर लेमैन लैंग्वेज में, 7 से 9 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। अगर यूट्रस का साइज़ अल्ट्रासाउंड में 5 सेंटीमीटर से नीचे है, तो डेफिनेटली वो छोटा है। पर इसमें समझना पड़ेगा कि यूट्रस का साइज़ छोटा क्यों है। कई बारी क्या है कि कुछ हार्मोन है, जैसे पहले भी बताया, जैसे परत के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है, यूट्रस के साइज़ के लिए भी ईस्ट्रोजन हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हार्मोन शरीर में कम बन रहा है तो यूट्रस का साइज़ छोटा हो सकता है। अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन कम बन रहा है, जैसे कि 2 नेचुरल रीज़न्स हैं, प्यूबर्टी के टाइम, यानी कि जब गर्ल्स की एज 13 साल की होती है और जस्ट ओवरी एक्टिव होती है, तो जस्ट एक्टिव होती है, तो उस टाइम पे भी ईस्ट्रोजन कम होता है। ऐसे ही जब मेनोपॉज वाला टाइम है, जब ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं और जो है उसमें हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो ये इन 2 टाइम पे नॉर्मली यूट्रस थोड़ा छोटा हो सकता है। सेकेंडली, अगर ब्रेन से जो कुछ हार्मोन का एक सीरीज़ होता है जिसको हम HPO एक्सिस कहते हैं, अगर उससे भी ईस्ट्रोजन अगर कम बन रहा है, तो उन केसेस में भी आपका यूट्रस छोटा हो सकता है। पर इन केसेस में अगर हम कुछ स्पेशल हार्मोन्स देते हैं, जो ब्रेन में हार्मोन कम है, अगर हम वो हार्मोन देंगे तो ईस्ट्रोजन निकलने लगता है और यूट्रस का साइज़ 3 से 6 महीने में नॉर्मल हो जाता है, और उसमें नेचुरल कंसेप्शन भी किया जा सकता है। एक सबसे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हम उनको मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, यानी कि बचपन से ही उनका यूट्रस या तो एब्सेंट होता है, मतलब होता ही नहीं है, या बहुत ही छोटा होता है, या आधा यूट्रस होता है, जिसे हम यूनिकॉर्नेट यूट्रस कहते हैं। उन केसेस में IVF के द्वारा प्रेगनेंसी जो है उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसे आपको एक बार समझना पड़ेगा, जब फीमेल अपनी मदर के अंदर होती है, तो जब वो भ्रूण की तरह ही है और भ्रूण से वो बेबी बन रहा होता है, तो अंदर यूट्रस जो है बॉडी में बनता है, तो उसमें यूट्रस के 2 भाग होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, उनको हॉर्न्स कहा जाता है, और एक पूरा यूट्रस बनता है।
पर किसी कारण से वो एक हिस्सा बने ही ना, तो एक ही हिस्सा बन रहा है तो हम उसे यूनिकॉर्नेट यूट्रस कहते हैं, यानी कि आधा यूट्रस। या फिर दोनों ही साइड के जो यूट्रस है वो बन ही नहीं रहे, डेवलप ही नहीं हो रहे, तो उसको हम कहते हैं MRKH सिंड्रोम। तो इन केसेस में IVF का माध्यम से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। यूनिकॉर्नेट में तो फिर भी चांस है कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए, पर MRKH में IVF, उसमें भी जो एडवांस टेक्निक है सरोगेसी, उसके द्वारा होती है। क्योंकि जो MRKH सिंड्रोम है उसमें यूट्रस होता ही नहीं, ओवरीज हैं, अंडेदानी है, तो उनका अंडा निकालकर हस्बैंड का स्पर्म लेके जो भ्रूण बनता है वो किसी तीसरे लेडी में जो हम डालते हैं, जिसे हम सरोगेसी कहते हैं, उससे प्रेगनेंसी की जा सकती है। यूनिकॉर्नेट यूट्रस जो आधा यूट्रस होता है, उसमें हम जो देखते हैं कि यूट्रस का साइज जितना आधा है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कई बार हिस्ट्रोस्कोपी करके देखा जाता है उसको, और उसके द्वारा IVF में जो भ्रूण है, एक भ्रूण को बच्चेदानी में डालकर आगे प्रेगनेंसी की जा सकती है। इसमें पर नेचुरल भी हो सकता है अगर ट्यूब खुला हुआ हो उस साइड का, क्योंकि इसमें आधा ही यूट्रस है तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी नेचुरल होने के चांस कम होते हैं। इन केसेस में प्रेगनेंसी होने के बाद एक रिस्क रहता है मिसकैरेज होने का या जल्दी डिलीवरी होने का, मतलब कि 5वें 6वें 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जब प्रेगनेंसी तीसरे महीने में होती है, 3 महीने की हो जाती है, तो नीचे बच्चेदानी में एक टांका लगाते हैं जिसको हम सर्वाइकल स्टिच कहते हैं, और उसके बाद वो प्रेगनेंसी सही तरीके से तकरीबन 8वें या 9वें महीने तक चली जाती है। पेनफुल होता है ये तो प्रोसेस। हाँ, ये पेनफुल है, पर एक आपको ये समझना होगा, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम है उसका ये यूनिकॉर्नेट यूट्रस का मतलब पता होता है, और मैं उनको एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यूनिकॉर्नेट यूट्रस में प्रेगनेंसी हो सकती है, नेचुरली भी हो सकती है, और IVF के द्वारा तो डेफिनेटली हो सकती है। तो वो इस चीज़ से ना घबराएं, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि उन्हें बच्चा गोद लेना पड़ेगा या शायद सरोगेसी के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो खुद भी कंसीव कर सकते हैं, पर एक राइट डायरेक्शन के साथ जाना तो ऐसे में इन महिलाओं को तो पीरियड्स में भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। जो यूनिकॉर्नेट यूट्रस होता है यूजुअली उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, उनमें हो सकता है कभी थोड़ा फ्लो कम हो जाए, पर जो MRKH वाला जिसमें यूट्रस है ही नहीं, उनमें पीरियड्स नहीं आता है, बट उनके ओवरीज में से एग रिलीज होते हैं, पर वो जो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। आपने बताया कि जिनके यूट्रस छोटे होते हैं वो कैसे कंसीव कर सकते हैं, इसमें भी आपने कई पार्ट्स डिवाइड करके समझा दिए। ये केसेस कितने % आपके पास अभी तक आए हैं? देखिए, ये होते तो रेयर हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं होते। अगर आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपके में कोई तो दिक्कत है, तभी आप आ रहे हैं। तो यूट्राइन एनोमलीज होती तो बहुत कम है, मैं यही कहूँगी शायद 2 या 3% ही है, पर हाँ, ऐसे केसेस में जो उन लोगों को एक भ्रांति होती है कि वो कंसीव ही नहीं कर सकते या फिर उनका अपना बच्चा हो ही नहीं सकता, वो गलत है। अगर हम उनका प्रॉपर असेसमेंट करें कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं IVF के द्वारा या कभी कभी सरोगेसी के द्वारा। ठीक है मैम, अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब्स की, अगर किसी के सिर्फ एक ही ट्यूब्स है, किसी महिला में अगर सिर्फ एक ही ट्यूब्स है, तो कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी क्या? ये आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, जन्म से एक ट्यूब होना तो यूजुअली वो यूनिकॉर्नेट यूट्रस कंडीशन में ही रहता है, पर कई बार क्या होता है कि उन्होंने नेचुरली कंसीव किया, पर कई बार प्रेगनेंसी जो है ट्यूब में ठहर जाती है, जिसे हम एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और एक फीमेल के लिए एक ये बहुत ही बड़ा इमरजेंसी कंडीशन होता है, और उस केस में कई बार उस ट्यूब को निकाल दिया जाता है। तो उनके पास अंडेदानी यानी ओवरी तो 2 रहती हैं, पर ट्यूब एक ही रहती है। तो अगर ट्यूब, दूसरी वाली ट्यूब अगर अच्छे से खुली हुई है और ओवरी के अंदर अंडा सही बन रहा है, यूट्रस लाइनिंग ठीक है, हस्बैंड का सीमेन पैरामीटर्स ठीक है, तो नेचुरली वो कंसीव कर सकते हैं। पर मैं यही बोलूँगी तकरीबन 6 से 8 महीने तक नेचुरली ट्राई करके देखें, पर उससे ज़्यादा वेट ना करें। अगर ऐसा है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल दवाइयाँ और इंजेक्शंस देते हैं कि ताकि उनका जो अंडा है वो हमेशा उसी साइड बने जिस साइड पे ट्यूब खुला हुआ है, जहाँ पे ट्यूब है अवेलेबल। उससे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। नेचुरली ही ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि ट्यूब एक है तो IVF करना है। नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है, पर थोड़ा सा मेडिकेशन देके हम उसको थोड़ा ट्रीटमेंट को बेटर कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई केस बताना चाहेंगे आप?
हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक केस आया था, उसमें वाइफ की एज लगभग 28 इयर्स थी और हस्बैंड भी ऑलमोस्ट सेम एज का। उनका एक पहले प्रेगनेंसी हुआ जिसमें उनका वही ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर गया, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जब वो उस टाइम पे ठहरा होगा तो उन्हें पता नहीं चला, उनका ट्यूब वो फट गया, जिसके कारण इमरजेंसी में जाकर उनका ऑपरेट हुआ और वो ट्यूब को निकाल दिया गया क्योंकि वो डैमेज हो गया था। अब उनका एक ही ट्यूब था। अब वो एक ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी के लिए वो ट्रायल तो कर रहे थे बहुत टाइम से, पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें यही बताया कि हम कुछ एग्स बनने की दवाइयाँ और कई बार थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इंजेक्शंस दे देते हैं, जिससे जैसे उनका राइट साइड का ट्यूब था, लेफ़्ट ट्यूब निकल चुका था, तो हम इस तरह इंजेक्शंस देते हैं कि उनका राइट में भी अंडा बने, चाहे लेफ़्ट में भी बन जाए, पर राइट में भी अंडा हमेशा बने। उससे उनको वही फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके, अल्ट्रासाउंड करके देखा कि एग्स जो हैं जो राइट साइड में कब पूरा अच्छे से बन गया है, एग रप्चर करने का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उनको वही डेट्स बताई कि कब वो नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक उनका तीसरे साइकिल में जाकर पॉजिटिव आ गया था और वो एक ट्यूब के साथ नेचुरली कंसीव भी किया उन्होंने। मैम, अगर किसी महिला का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो क्या ऐसे में वो महिला कंसीव कर सकती है? किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में डेफिनेटली प्रेगनेंसी की जा सकती है, बट उसमें एक सबसे ज़रूरी है कि जो ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, ये कुछ ऐसे दवाइयों पर होते हैं, ऐसे स्पेशल दवाइयों पे होते हैं, अगर उनके अंदर खुद के अंदर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे के ऊपर उसका असर हो सकता है और बेबी में कुछ कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, यानी कि बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। तो ऐसे केसेस में वो अपने अंदर तो कंसीव नहीं कर सकती, पर हाँ सरोगेसी के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकती हैं। ऐसे हमारे पास एक केस आया था, उसमें उसका ट्रांसप्लांट हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका था और उनका जो दवाइयाँ भी डेफिनेटली बहुत सारी चल रही थी, तो उनके केस में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद जो दवाइयाँ थी वो इस तरह की थी, वो खुद तो प्रेगनेंसी नहीं कर सकती थी, पर हाँ आईवीएफ के जो इंजेक्शंस हैं वो उनके जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट के जो उनका फॉलोअप करते हैं, उन डॉक्टर ने परमिशन दे दिया था कि हम उनके केस में आईवीएफ के इंजेक्शंस 10 से 12 दिन दे सकते हैं। तो हमने उनके केस में पहले वो इंजेक्शंस दिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेफ्रोलॉजिस्ट एक कोई दवाई चलाते हैं जो कि ये आईवीएफ प्रोसेस करने से कुछ टाइम पहले बंद कर देते हैं, उसकी जगह कोई और दवाई देते हैं ताकि वो अंडे पे भी कोई असर ना करे। उसको आई थिंक 3 महीने के लिए उन्होंने मेडिसिन चेंज किया, तब उनका हमने आईवीएफ स्टार्ट किया। उनका 10 से 12 दिन इंजेक्शन दिया, अंडा निकाला गया और एम्ब्रियोज बनाकर हस्बैंड का स्पर्म लेके फ्रीज कर दिया। और उसके बाद सरोगेसी का जो भी परमिशन था, जो नेशनल बोर्ड से पूरा लीगल तरीके से परमिशन लेकर जो सरोगेट के अंदर हमने उसकी यूट्रस को प्रिपेयर किया और वो जो एम्ब्रियो फ्रोज़न रखे थे उससे हमने एम्ब्रियोज उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए और प्रेगनेंसी हुई। और 9 मंथ्स के बाद एक हेल्दी बेबी हुआ जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, अच्छे से सारा डिलीवरी हुआ और वो सरोगेट भी बाद में उसको भी कोई दिक्कत नहीं रही, वो भी हेल्दी रही। तो मेरा मतलब है कि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, कई बार किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या और भी कई ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, उन केसेस में प्रेगनेंसी की जा सकती है। हाँ, पर कई बारी उनके खुद के यूट्रस में नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कुछ स्पेशल दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, पर बेबी के लिए वो हेल्दी नहीं होते। तो हम सरोगेसी से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऐसी कुछ दवाइयों पे होते हैं जिसमें हम आईवीएफ के इंजेक्शंस भी नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में हमें फिटनेस नहीं मिल पाती कि हम उनको हार्मोन के इंजेक्शंस दें। तो उन केसेस में अगर कपल रेडी होता है तो डोनर के एग्स, बाहर से एग्स लिए जाते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है, जो बेबी होता है वो सरोगेट में डालते हैं और एम्ब्रियो जो आगे प्रेगनेंसी करता है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि 50% जेनेटिक मटेरियल हस्बैंड का रहता है और 50% वो डोनर का रहता है। पर ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उनको सीधा अडॉप्शन के लिए जाना चाहिए, पर सरोगेसी से हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर किसी महिला की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो ऐसे में वो आईवीएफ को एक ऑप्शन के तौर पे देख सकती है, लेकिन अगर पूरी तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो
सरोगेसी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जैसे कि अभी भावना सिंगला जी ने बताया। और आपने आज के इस पूरे पॉडकास्ट में जो खासकर जो केंद्र बिंदु अगर मैं कहूँ जो कि रहे इस पूरे पॉडकास्ट में और जाने भी आपने, वो ये रहे कि पीसीओडी और बांझपन का कनेक्शन क्या है, इसका समाधान क्या है, कैसे गर्भधारण किया जा सकता है, कंसीविंग में अगर समस्या आ रही है और खासकर अगर उसका कारण मेल इनफर्टिलिटी है तो उसका समाधान क्या है, आपने ये भी समझा। और आज आपने ये भी जाना कि ट्रांसप्लांट अगर एक समस्या है तो उसका एक समाधान भी है, और वो समाधान सरोगेसी भी हो सकता है, आईवीएफ भी हो सकता है, आईयूआई भी हो सकता है और आईसीएसआई भी हो सकता है। दरअसल ये सारे विकल्प मैंने इसलिए बताए क्योंकि कई प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन इन चीज़ों के माध्यम से मेरे ख्याल से मैम मुझे लगता है कि हो सकता है। एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, पर हाँ ये सारे ही ट्रीटमेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आते हैं जिनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो चलिए, आपका शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया इतने ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए।